नेपाल के संकट को संजीदगी से समझने के लिए नेपाल में अभी के हालात और उसके पीछे की वजह को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। किसी भी क्रांति के शुरू होने के लिए ट्रिगर की जरूरत होती है, एक वो वजह जो ट्रिगर कर दे और उसके बाद हालात बेकाबू हो जाएं, और वो ट्रिगर आया 4 सितंबर को। इसकी पटकथा या स्क्रिप्ट पहले से तैयार हो रही, लेकिन 4 सितंबर को जब नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया, और ये बैन के पीछे वजह थी कि इन कंपनियों ने नेपाल सरकार के निर्देशों के मुताबिक ना तो रजिस्ट्रेशन कराया और ना ही लोकल प्रेजेंस दर्ज की, जिसके बाद अमेरिकी कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। लेकिन 5 चाइनीज कंपनी इस बैन के दायरे से इसलिए बाहर थी क्योंकि इन्होंने सरकार की बात मान ली थी। और इन 5 में से सिर्फ एक बड़ी कंपनी जो आपने बहुत सुनी है, जिसे टिकटॉक कहा जाता है, वो शामिल। नेपाल सरकार ने तो साइबर सिक्योरिटी का हवाला देकर इन कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन और लोकल प्रेजेंस की शर्त रखी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त बहुत कम दिया गया। तो सवाल है कि क्या नेपाल सरकार खुद अमेरिकी कंपनियों पर बैन लगाना चाहती थी? कम से कम मैसेज तो यही दिया गया है और यही बाहर नैरेटिव बनकर आया है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह रही एससीओ के मंच पर शी जिनपिंग के साथ केपी ओली की मौजूदगी, जो यकीनन अमेरिका को भी चुभी। और उसके बाद 4 सितंबर आया। नेपाल में चीन का अमल दखल बढ़ना अमेरिका को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था, और यही बांग्लादेश में हुआ, यही नेपाल में होने की आशंका जताई जा रही है। और इसके पीछे कई तथ्य हैं, कनेक्शंस हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बांग्लादेश में अमेरिका को अपने लिए पोर्ट चाहिए था, और नेपाल में अमेरिका को चीन का बढ़ता दखल रोकना था। और नेपाल में पहले से ही नेपो किड के नाम पर चल रहा आंदोलन ऐसे हालात में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए मुफीद था। इसे हवा देना आसान भी था, और इसके लिए सरकार के खिलाफ युवाओं को एकजुट करना भी उतना ही आसान था। क्यों? क्योंकि नेपाल के लोगों में अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था, और सोशल मीडिया के सहारे ये गुस्से को धीरे धीरे नेपाल में फैलना शुरू हो चुका था।